जोहार, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और इसी विषय पर हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पर मौजूद हैं फिल्मकार मेघनाथ और संस्कृति कर्मी गुंजल मुंडा। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे रामदयाल मुंडा जी से, जो कि 23 अगस्त 1939 में झारखंड में पैदा हुए थे और उन्होंने आदिवासियों के हक के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए एक विचारक के तौर पर, एक नेता के तौर पर लंबी लड़ाई लड़ी। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में मेघनाथ जी ने अभी एक नई फिल्म बनाई है। हम उस फिल्म पर भी चर्चा करेंगे। उनके गुंजल उनके पुत्र हैं, हम उनसे भी उस विषय पर भी जानेंगे। इनके ज़रिए ही उनकी कहानी कही गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस समय झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आदिवासी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं रामदयाल मुंडा जी के बारे में। मैं मेघनाथ जी से पूछना चाहूँगा कि रामदयाल मुंडा जी के बारे में थोड़ा बताएं और आपने ये फिल्म क्यों बनाई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये फिल्म इसलिए बनाए कि आदिवासी व्यक्तित्व हमारे समाज में बहुत समय पे, इतिहास में भी जुझारू रहे हैं, मगर उनकी इतिहास ठीक से लिखा नहीं गया। फिर हमारे आज़ाद देश बनने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप देखेंगे कि अंबेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के एक माइलस्टोन थे और उनके सभा में हमारे जयपाल सिंह जी भी थे। हमारे अंबेडकर के ऊपर में कितना सुंदर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ वर्क हुआ है, मगर जयपाल सिंह पे कोई काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि रामदयाल जी के साथ ऐसा हो। रामदयाल जी हमारे मित्र थे एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, रामदयाल जी हमारे मित्र थे एक एजुकेशनिस्ट के रूप में। तो हम चाह रहे थे कि रामदयाल जी का जीवनी को लोग के सामने लाए ताकि कल के दिनों में और भी इसके ऊपर में लोग शोध करें। तो ये फिल्म आप एक फिल्म में एक बात जो फिल्म देखने पर पता चलती है, दो सवाल मेरे हैं। एक तो जो फिल्म का ओपनिंग शॉट है उसमें ये दिखाया गया है कि आदिवासी लोग पूजा कर रहे हैं और उसमें उन्होंने शुरू से लेकर के, मतलब बिरसा मुंडा और वो जितने भी आदिवासी नेता रहे हैं उनके साथ साथ हम देख रहे हैं गांधी, लेनिन, सबका नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भी हमारे पूर्वज थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि ये कहानी, ये जो फिल्म है और रामदयाल मुंडा जी की जो कहानी है उसे आपने उनके पुत्र गुंजल के थ्रू कहने की कोशिश की, तो ये आइडिया कैसे आए, इन दोनों चीज़ों के बारे में? हाँ, पहले तो आपने बहुत सही चीज़ पकड़ा है कि शुरू में वो एक जो मंत्र आप देख रहे हो, वो मंत्र में वो आपके विभिन्न आज के दिनों के भी शैली, कीट्स, रविंद्रनाथ, शेक्सपियर सबको बुलाते हैं और हमारे देश में भी गांधी, नेहरू सबको बुलाते हैं। ये जो है वो इसलिए मैंने इसका व्यवहार किया कि हमारे देखिए कि विभिन्न धर्म के लोग हैं, वो मंत्र को कोई अपडेट नहीं करता है। और रामदयाल जी एक जन थे जो आदिवासी विषय में, अगर धर्म आदिवासियों का है उसका मंत्र भी, समाज जब आगे बढ़ता है उसका मंत्र भी अपडेट होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है कि यहाँ पर रामदयाल जी ये सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज हमारा त्यौहार है, हमारे साथ आइए, बैठिए और हमारे साथ थोड़ा खाना खाइए। ये जो बोलते हैं ये तो आदिवासी समाज जब मेन स्ट्रीम समाज में जाएगा तो वो कौन कौन कंडीशन लेके जाएगा, उसका ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसलिए ये फिल्म को मैंने वहाँ से शुरू किया कि हाउ ही वॉज ट्राइंग टू अपडेट द मंत्रस। सेकेंड थिंग जो है कि मैंने आप पूछे कि गुंजल को क्यों, तो मैं इसको एक फर्स्ट पर्सन खोज के रूप में देखा हूँ कि गुंजल अपने पिताजी का खोज करने जा रहे हैं और वो खोज में जो निकल रहा है इस तरीके से देखा हूँ। इसलिए आई यूज़ द नरेशन स्टाइल इन फर्स्ट पर्सन
a son is searching his father. गुंजल, दो सवाल उठते हैं। एक सवाल जो ये है कि आप अपने पिताजी की खोज में या उन्होंने जो कुछ भी किया उसको जानने के लिए आप हिंदुस्तान में भी घूमते हैं और अमेरिका भी जाते हैं, जहां उन्होंने पढ़ाई की, एक लंबे अरसे तक रहे और फिर वो वापस आते हैं, रांची में रहते हैं, झारखंड में लोगों के साथ काम करते हैं। तो इस पूरे अनुभव के बारे में बताइए कि ये अनुभव आपका कैसा रहा। दूसरा ये कि आप खुद नौजवान हैं और अक्सर ये बात कही जाती है, जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो अपने आप को मुख्य धारा के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आदिवासी युवा जो हैं वो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति वगैरह में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप खुद संस्कृति कर्मी हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं आदिवासी युवाओं को? तो इन दोनों का सवाल। तो जो सबसे पहला सवाल था कि जो मैं अपने पिता का खोज कर रहा हूँ, ये तो फिल्म के बाहर भी, मतलब अपने असल ज़िंदगी में भी बहुत पहले से चालू था ये वाला चीज़ कि जो पिताजी कहते थे तो असल में क्या कहते थे वो, और क्या क्या वो किए, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिल्म एक माध्यम बना कि उन सारे चीज़ों को एक सिलसिलेवार ढंग से हम उसको देख पाए कि असल में क्या क्या स्थिति रही उनकी ज़िंदगी में कि वो जो चीज़ बने वो कैसे बने। तो मेरे खुद के लिए एक बहुत ही सीखने वाला चीज़ था। साथ में जितने भी पिताजी के साथ जो सब काम किए थे, जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उनके जितने भी प्रोफेसर्स थे, तो उन सबका विचार जानने का अवसर मिला। तो व्यक्तिगत तौर पे इस सिनेमा से मैंने बहुत कुछ सीखा, पिताजी के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, खुद के बारे में भी। तो एक सिनेमा कह सकते हैं एक यात्रा कैसा रहा मेरे लिए। फिल्म में आप एक जगह कहते भी हैं कि नरेशन में आप ये कहते हैं कि जब आप इस उम्र में आए कि आप चीज़ों को समझ सके, आदिवासियत को समझ सके, सब कुछ को समझते गए, तो पिताजी जा चुके थे। हाँ। तो वो क्यों कह रहे हैं आप, क्या यही? हाँ, और देखिए, आदिवासी समाज में जो बदलाव हुआ है, जैसे बाहरी समाज से संपर्क में आया, तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज रहा। मेरे से पहले वाला जनरेशन इसी चेंज के चक्कर में अपना सारा आदिवासियत खो गया, लगभग खो दिया, मतलब भाषा भूला, संस्कृति भूली। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, खुद के साथ भी हुआ। लेकिन चूंकि पिताजी के साथ हम बहुत नज़दीक से रहे और उनको बहुत जाने, तो मुझे साथ में दो दुनिया दिखाई देती थी। एक जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा हम लोग का आदिवासी समाज जो अभी जो पेस में है। दोनों का वैल्यूज़ बहुत अलग अलग है, दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं। तो इन दोनों डिफरेंसेस को समझना और खुद के लिए चूज़ करना कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। ऐसा है कि तुम दोनों में से एक के साथ रह सकते हो, या फिर तुम अपने हिसाब से चूज़ करोगे कि तुम डेवलप भी कर रहे हो लेकिन साथ में अपने आदिवासी वैल्यूज़ को लेकर डेवलप कर रहे हो। तो बेसिकली वही चीज़ था जो जिसकी खोज हम कर रहे हैं। तो एक फिलोसफी के लिए देखा जाए तो वो भी है कि मैं उस चीज़ को भी खोज रहा था कि असल में जो पिताजी जो समन्वय की बात करते थे कि आदिवासी समाज और बाहरी समाज में, तो उसी की खोज में मैं भी हूँ। और आप खुद साइंस के छात्र रहे हैं। हाँ। क्या पढ़ाई की है आपने थोड़ा, और वो जो आप बता रहे थे कि आपको दो अलग अलग दुनिया दिखती थी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। जहाँ पढ़ते थे, जहाँ के आप थे, तो उसमें जो टकराव था उस पर थोड़ी सी बातचीत करें। देखिए, सबसे पहला टकराव तो बचपन में ही दिख जाता है कि आप, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और सिर्फ आदिवासी समाज में ये फैक्टर नहीं है कि जब आप क्लास 1-2 में जाते हैं तो घर में तो आपकी मातृभाषा बोली जाती है, लेकिन अचानक स्कूल जाएगा तो इंग्लिश हो रहा है, हिंदी हो रहा है, सब सर के ऊपर से पार हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए, और खासकर
जो स्कूल में जो पढ़ा रहे टीचर्स के लिए भी है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैचअप करना है, तो इसके लिए अंग्रेजी तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी को थोपते हैं जैसे कि अभी हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये होता है कि बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है। वो सोचता है कि मैं हूँ कौन, कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा बच्चा के दिमाग में, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, कितना भी अंग्रेजी जान ले, लेकिन वो पीक को कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो इस पर बहुत विचार हुआ है। तो मैं भी वही दौर से गुजरा। साइंस का विद्यार्थी रहा, तो फिजिक्स मेरा मेजर था। एमएससी भी आईटी रुड़की से, बहुत अच्छा संस्था है, वहाँ से किया। उसके बाद लेकिन चूंकि जो माहौल में हम रहे पिताजी के साथ, पिताजी के सारे कामों के साथ, तो वो जो खिंचाव था संस्कृति की ओर, वो टूटा नहीं। तो एक बार एमएससी ख़त्म करने के बाद फिर से कल्चर स्टडीज़ में, फोकलोर में फिर से मास्टर्स किया, अभी फिर पीएचडी में एनरोल्ड हूँ। तो जो टकराव होता है वही होता है कि आप अपनी संस्कृति को देखें या फिर आज की दुनिया को देखें। 10th पास करिएगा तो लगता है कि हाँ साइंस पढ़ना चाहिए, नौकरी मिलती है। लेकिन इतने दिनों के बाद लगा कि शायद नौकरी से भी बढ़कर कुछ चीज़ होती है, तो शायद उसी में मुझको खुशी मिलती है। तो इसी के लिए हम वही खुशी की तलाश में हैं अभी भी। मेघनाथ, बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हम अक्सर तो ये सुनते हैं कि दिल्ली में 15 अगस्त और 26 जनवरी के वक्त जो है पतंग उड़ाई जाती है, या गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये झारखंड में भी और आदिवासियों में भी ये काइट फ्लाइंग का वो रहा है कि प्रथा रही है और लोग रहा है। पर जो चीज़ शायद दिल्ली, गुजरात से आदिवासियों के उसको अलग करती है, वो ये कि उसमें कोई लड़ाई नहीं होती है, काटने वाली बात नहीं होती है। और इसका अपने फिल्म में भी जिक्र है कि वहाँ है कि जियो और जीने दो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, ये सीक्वेंस हमने इसलिए यूज़ किया कि ये खाली वो काइट दिख रहा था, मगर ये पूरा आदिवासी फिलॉसफी को दर्शाने का जगह है। आमतौर पे हम लोग जैसा ज़िंदगी में एक रैट रेस में चले गए हैं। हम जो एक दूसरे के ऊपर से पतंग काटने के जैसे एक दूसरे को काट के ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये हमारा जीवन का एक हिस्सा हो गया। इसको हम लोग का प्रश्न भी नहीं करना है उतना। वी हैव इटर्नलाइज्ड इट सो मच कि वी डोंट फील बैड अबाउट इट। हाँ, और यहाँ और एक समाज है। और जब मैं ये शूट कर रहा था, ये भी मैं भी पहली बार देख रहा था, अरे बच्चे लोग तो पतंग उड़ाए जा रहे हैं और उन लोग अपना पतंग उड़ने से ही व्यस्त है, और दूसरा वाला भी उड़ने, अगर कोई सामने भी आ जाए तो एक दूसरे के इधर करके पार करके निकल जा रहे हैं। वो जो काटने का, एक दूसरे को काटने का, वो फिलोसॉफिकल ही नहीं है। वहाँ पर पतंग उड़ना चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी मारपीट नहीं है। हाँ, ये एक फिलोसफी है। वो फिलोसफी का वो एक प्रतीक मात्र है। हाँ, वो दिखाया और वो था वैसा, उसको मैंने फिल्म में दर्शाया। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो वही जो डिफरेंस है, अंतर है आदिवासी समाज की विचारधारा में और दूसरे अन्य समाजों की विचारधारा में, कि हम लोग कोऑपरेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, कंपटीशन को महत्व कम देते हैं, तो ना के बराबरी देते हैं। तो जिंदगी जीना है तो साथ मिलके जिएंगे, कहीं आगे बढ़ना है, डेवलप करना है तो साथ मिलके करेंगे, और डूबेंगे भी तो साथ में डूबेंगे। लेकिन ऐसा जो आज का डेवलपमेंट है कि कुछ लोग को अमीर बना दो तो दिखा दो कि सब अमीर हो गए हैं, वैसा नहीं। अगर सबको विकास करना है तो सब करेंगे विकास। ऐसा नहीं कि कुछ खास तबका कर गया तो सबका कल्याण हो गया, वैसा नहीं है। तो वही विचारधारा को दर्शा रहा था वो सीन। तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज में और खास तौर पर आदिवासी युवाओं में इसको लेकर के इस जो फिलॉसफी रही है आदिवासियत की, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, कोई बदलाव आ रहा है? देखिए, ये जो विचारधारा है, ये तो कोई सिखाता नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। वो रहते रहते ही सब सीख जाते हैं। लेकिन चूंकि अब हम लोग को एडजस्ट करना है बाकी दुनिया में भी, तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है कि हम लोग को भी भाई
ये कोऑपरेशन का भावना को छोड़ना चाहिए, किसी तरह से कंपटीशन कट थ्रोट होना चाहिए। तो मोटा मोटी ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे घुस रहा है, लेकिन जो मूल जो विचारधारा है उसको बिट्रे नहीं कर पाए अभी तक हम लोग। तो भले हम लोग लाख कोशिश कर ले दूसरों के जैसा बनने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख ही जाएगा कि हम लोग उसमें कंपटीशन करने में उतना सक्सेसफुल नहीं है हम लोग। तो उसको आप पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं? हर चीज़ का दो पहलू होता है, लेकिन हमको लगता है ये पॉजिटिव है, क्योंकि कोऑपरेशन ही अंतिम में चीज़ है जो इस दुनिया को बचाएगा। अभी तो कंपटीशन के चक्कर में हम लोग सबको खत्म कर दे रहे हैं, जल जंगल जानवर, उसी का नतीजा है कि हम लोग को आगे बढ़ना है दूसरों से। तो आदिवासी विचारधारा ही दुनिया को बचा पाएगा, क्योंकि हम लोग सबको साथ लेके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबको साथ में मतलब सिर्फ आदमी सिर्फ मानव जाति ही नहीं, साथ में हमारा पर्यावरण भी है उसमें। तो जब तक हम लोग सबके बारे में नहीं सोचेंगे और सबको साथ लेके आगे नहीं जाएंगे, तो धरती जैसे स्टीफन हॉकिंस ने कहा 100 साल में खत्म होने वाली है। तो होगी अगर हम लोग अपना फिलॉसफी नहीं अपनाएंगे तो गुंजल विकास की बात कर रहे थे और विकास की अवधारणा को लेकर के मुझे याद आता है कि आपने 2 फिल्म बनाई है। एक तो फिल्म लोहा गरम है जो माइनिंग को लेकर के है, और दूसरी फिल्म जो है कि विकास का रास्ता बंदूक की नली हो कर जाता है। तो वो फिल्में आपने क्यों बनाई, जब बनाई थी, और अब के हालात में बेहतर हुए हैं कि और बुरे हुए हैं, इस पे थोड़ा। पहला जो फिल्म था डेवलपमेंट फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश किए थे कि ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसके अंदर में इनहेरेंट कहीं ना कहीं वायलेंस है। वो इसका पेडागॉजी ऐसा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वायलेंस आएगा। तो मैंने 5 डेवलपमेंटल वायलेंस उसी समय 2000 के आगे पीछे 5 डेवलपमेंटल वायलेंस को साइड बाय साइड जनता के सामने रखा था। वो घटा कैसा, क्यों कैसा, और जनता के सामने रख दिया था कि इसमें से आप जो देख रहे कि एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि नहीं, एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं कि नहीं, तो वो था। और सेकेंड फिल्म जो आपने बोला आयरन इज हॉट, वो स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री एंड इट्स पोल्यूशन। हमारे स्टील चाहिए हमारे लिए, तो स्टील के लिए जो पोल्यूशन है वो ज़रूरी है क्या? जैसा हमें रास्ता में, अगर मेरे को आप पूछो कि आपको रोड नहीं चाहिए क्या, रोड चाहिए। अगर रोड चाहिए तो स्टोन चिप्स भी चाहिए। हाँ, मगर स्टोन चिप्स को निकालने के लिए वो जो पोल्यूशन आज है वो पोल्यूशन ज़रूरी है क्या कि उसके अलग से भी स्टोन चिप निकल सकता है? उसी स्पॉन्ज आयरन जो स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, तो उसको ध्वंस करके उसको निकालने के लिए ये कंडीशंस रखना है क्या? तो ये तब का था। आप जो अभी पूछे कि आज का स्थिति, मैं आज का स्थिति से दूसरा जगह में जाना चाहता हूँ। मैं अभी पिछले सप्ते मेरे एक फ्रेंड है रोहम, जो डीवीसी बना था, जो हमारे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के शुरू हुआ, तो डीवीसी के डिस्प्लेस पीपल को देखने हम धनबाद गए थे। वहाँ पर माइथन और पंचेत, आप सुन के ताज्जुब होंगे, ये 60 साल बाद में वो विस्थापित देखने के लिए जा रहा हूँ। वो 60 साल बाद भी वो उसी तरीके से झोपड़ी में रह रहे। कोई डिस्प्लेस पीपल का उसको जो मुआवजा तब मिलना था नहीं मिला है, उस लोग को नौकरी जो मिलना था नहीं है, जो बेसिक एम्यूनिटीज बच्चे लोग के लिए स्कूल अस्पताल ये वो करना, वो सब कुछ नहीं है। दिस इज ऑफ अ डेवलपमेंट मॉडल दैट वाज स्टार्टेड इन 1957। तो आज का जो स्थिति है, आज जो लोग अगर इसमें CNT एक्ट का विरोध कर रहे हैं, SPT एक्ट का विरोध कर रहे हैं, आज के लोग जो डेवलपमेंटल के कोई चीज़ आने से इन लोग, इसका ये एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दैट, इट इज़ द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ DVC, इट इज़ द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट। हाँ, उसी का ये आज दिख रहा है। ये सब एक आंतरिक उपनिवेशिक तरीके का विकास है। हमने जब हम उपनिवेश थे तब एक तरीके से लेना देना खोड़ना था। अब जब उपनिवेश गया तो हम लोग आंतरिक उपनिवेश में खोड़ो फोड़ो लेके भागो, ये एक जो स्टाइल है, इसका एक प्रतिवाद होना चाहिए, और हम लोग उसका प्रतिवाद किए। मैं 2 और फिल्मों के बारे में मालूम करना चाहूँगा। एक फिल्म आप लोगों ने बनाई थी, आपने और बीजू टोपा ने मिल करके, उसका नाम हिंदी में नाम था आखेट और अंग्रेजी में नाम था द हंट, जो कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर जिस तरह से आदिवासियों के माओवादी होने के नाम पर मारा जा रहा था, उस पे ये PSBT की फिल्म थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और एक फिल्म जो मुझे अभी
ये हाँ, इस फिल्म के पीछे क्या वजह था, इस पे थोड़ा देखिए हो क्या रहा है कि आदिवासी व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ टाइप ऑफ ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई उनकी बातें उठा नहीं रहा है। और जो भी उनके पास विकास का एक ही तरीके से सवाल है। मैं जब डीवीसी में जाके पूछा तो उन लोग बोले साहब हमारे होके जो नेता ही आता है हम लोग के लेके स्लोगन देता है और अंदर में जब डिपार्टमेंट के साथ जाके नेगोशिएशन करता है तो कुछ दूसरा तरीके से निकल के चले जाता है। तो व्हेन दे हैव गॉन टू सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, ये तो वो बैक टू द वॉल है, इसलिए हुआ है ऐसा। दूसरा बात ये है कि हो क्या रहा है कि हो ऐसा रहा है कि माओइस्ट एक तरफ है, पीपल एक तरफ है और स्टेट एक तरफ है। पीपल बीच में है, दे आर लाइक सैंडविच, दे आर गेटिंग सैंडविच। स्टेट आता है माओइस्ट को खोजने, वो इन लोग को पकड़ रहा है, तुमने इसको खाना खिलाया और खाना नहीं खिलाया और तो दूसरा दिन ये बोलेगा तुमने स्टेट के बारे में सुन। तो पीपल आर गेटिंग सैंडविच एंड इन दिस सैंडविच पोजीशन उनकी क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पोजीशन है, वो दी हंट का मेन सब्जेक्ट। मुझे पिछले अगर 6-7 महीने 1 साल को देखें तो इसमें जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है और डोमिसाइल पॉलिसी में जो चेंजेस, उसको लेकर के बड़े बड़े आंदोलन जो है झारखंड में हुए और आखिरकार जो है सरकार को झुकना पड़ा और वो हो गए। तो इस पर आपकी क्या राय है और इससे किस तरह से आदिवासी संस्कृति और आदिवासियों की जिंदगी और उनका जो जंगल जमीन का जो सवाल है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा देखिए CNT-SPT एक्ट खुद में आदिवासी संस्कृति का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, उल्टा नहीं है। मतलब संस्कृति से आपका ये दो कानून बाहर आया है, जबकि ऐसा नहीं है कि संस्कृति कानून से संस्कृति आया है। तो ये तो मात्र मेरे हिसाब से एक मात्र कानून है और कानून को बाईपास करने का बहुत तरीका होता है जी। लेकिन इस कानून का जो आत्मा है वो संस्कृति है और यहाँ पर हम लोग जो आदिवासी जो थोड़ा सा उठ गए हैं ऊपर, मतलब जिसको मॉडर्न एजुकेशन मिल चुका है, उन लोग को इस बारे में सोचने का बात है कि ये जो CNT-SPT एक्ट जो बना हम पर लागू इसीलिए हो रहा है कि हम लोग सिर्फ बिकॉज कि हम लोग के माँ बाप आदिवासी थे, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग आदिवासी संस्कृति का पालन कर रहे हैं इसीलिए। अगर हकीकत देखा जाए शहरों में तो हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन छोड़ दिए सब चीज को। तो आप इसको अगर छोड़ देंगे, अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, तो आप सैद्धांतिक रूप में CNT-SPT एक्ट से बाहर हो गए, भले आप कागजी तौर पे उसमें हैं। आप अपने कभी पैतृक गांव नहीं गए, अपने मातृभाषा में कभी बात नहीं किए वगैरह वगैरह, बहुत सारा लिस्ट आता है अपनी संस्कृति को छोड़ने का। तो जब ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कानून क्या बचाएगा आपको? तो सबसे पहले तो हम लोग को खुद में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि अपना देश अपना राज्य, वो अबुआ दिसुम अबुआ राज्य, तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिल्ड होगा और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अपने कल्चर से आएगा। और जब आप अपने कल्चर से कट जाएंगे तो भले आपको लाख एक्ट दे दे, पैसा एक्ट दे दे, कुछ भी एक्ट दे दे, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए आपको खुद में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात रही एक कानूनी लड़ाई की, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और हाँ ज़रूरी भी था, क्योंकि एक तो एक आत्मसम्मान की बात आ गया था हम लोग के ऊपर और प्रैक्टिकल भी है कि अगर आपसे कोई चीज़ लूटता है आपसे, तो CNT-SPT एक्ट आर्म्ड रिबेलियन से पहले का एक अंतिम रास्ता है। अगर आप उसी चीज़ को तोड़ दीजिएगा तो आदिवासी के पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। घूम फिर के जो मेंगा जी बताएं कि हम लोग दीवार पर धकेल देगा तो भाई कोई भी प्रतिरोध करेगा। बिल्ली को भी आप
परेशान करिएगा तो अंतिम में आप पर झपट्टा मारेगी ही। तो ये जो अंतिम हम लोग का डेमोक्रेटिक लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर उसको ही आप तोड़िएगा तो आगे का रास्ता तो आप जान ही रहे हैं, क्या लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि जो प्रतिरोध किया लोगों ने, मेरे हिसाब से बहुत एक साहसिक कदम था। पॉलिटिकली भी देखा जाए तो इससे ऊपर लोग उठ के आए और इसका विरोध किए। तो मेरे हिसाब से एक यूनिटी दिखनी थी हम लोग की, एकता दिखनी थी हम लोग की, वो दिखी इस सब एक्ट में। लेकिन मूलभूत तो वही है कि जब तक हम अपनी कल्चर पर बेस्ड होके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेंगे, कागज पर तो बहुत कुछ होता है लेकिन ज़मीनी हकीकत में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी काम बहुत करना है। तो इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि मतलब बहुत लंबी लड़ाई के बाद झारखंड बना, और झारखंड को बने हुए लगभग 17 साल हो गए। तो झारखंड जिन मांगों को लेकर के बना था, उसमें कहाँ तक कामयाबी मिली है, और कहाँ तक लगता है कि जिस मकसद के तहत झारखंड पार्टी बनी, लोगों ने झारखंड आंदोलन किया, उसके बाद जो है लोगों ने जाने दी बहुत से, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ तक मतलब। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग थी कि झारखंड बनने के बाद झारखंड का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक आदिवासी ही होगा, लेकिन पहली बार जो है एक गैर आदिवासी जो है झारखंड का मुख्यमंत्री बना। तो इस पर भी आपको क्या कहना है ये, और उसका क्या असर हुआ है जो आदिवासियों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पॉलिसीज हैं, नीति हैं, उसके ऊपर। तो पहले दूसरा सवाल पहले देते हैं। जब देखिए, अगर संवैधानिक रूप पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री को भी बन सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन चूंकि अगर देखिए आप, मतलब भारत एक इज अ मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, वो सब साथ में चलाते हैं राज, मतलब ये कहने की बात है। तो बन तो कोई भी सकता है, लेकिन आप देखिए कि भारत में आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन कितना है, लगभग ना के बराबर है। भाई एक जगत ऐसी थी सेंट्रल इंडिया में, कम से कम वहां तो आदिवासी कह सकते थे कि हमारा मुख्यमंत्री है। अब उसको भी आप हटाइएगा तो ये तो मेरे हिसाब से आदिवासियों को जो रिप्रेजेंटेशन देने की ताकत है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि आदिवासी लोग लीड करने में असक्षम है, सक्षम है, बहुत सारे लीडर हुए हैं। तो क्यों ना उन लोगों को दिया जाए कि भाई आप यू आर केपेबल एंड यू कैन डू इट, सो आप लीड करिए। कम से कम उसी बहाने आदिवासियों की जो बात है वो तो सामने आएगी। तो जो इस बार हुआ कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, तो उसका तो विरोध होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, मैं इस पे ये आप बोल रहे, आप जैसे बोलते कि एक राज्य इतना दिन बाद बना, राज्य बना आप लोग का इतना संघर्ष के कारण, मैं वहाँ पर पकड़ना चाहता हूँ कि हमने जिस कारण से राज्य मांगा, जिस तरीके से राज्य मांगा, वो मिला था क्या? हाँ, वो नहीं मिला था। हाँ, हमने हमारे यहाँ पर जो हमारे रामदयाल जी थे, उसके साथ केसरी जी थे, हाँ, हम लोग बोलते थे कि झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य जो है वो आंतरिक उपनिवेश से मुक्ति देगा। वो तो हुआ नहीं। हमने जो राज्य जिस तरीके से मांगा जाए, इन लोग ने एक छोटा राज्य, बड़ा राज्य को तोड़ के छोटा राज्य, वो भी ठीक से नहीं बनाया। हमने देखिए 3-4 जगह से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, उसके टुकड़े के हिस्से मांगे थे, वो सब ने एक बिहार का एक टुकड़ा बनाया। अच्छा, वो जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल से मांगे थे, वो कोई पागलपन था क्या? नो, वो अपने आप में देखिए, आज संथाली भाषा 5 लिपि में बोला जाता है। आज ओरांव लोग ये तीनों-चारों राज्य में है, मुंडा ये तीनों-चारों राज्य में है। तो ये जो दूसरे जगह में जो थे, उनके टुकड़े को जब हम एक जगह करते, तो ये झारखंड के आदिवासी का कल्चर, आदिवासी की आवाज़ सब एक जगह हो सकता था। आज अब बिहार का एक टुकड़ा बना के सामने ले आके दिए, वो तो एक स्मॉल स्टेट वर्सेस बिग स्टेट का जैसा हुआ। वो हमने जो मांगा था उसका टुकड़ा नहीं हुआ। और उसके अंदर में जो ट्राइबल फिलोसॉफी आना है, वो तो फिलोसॉफी आया ही नहीं। ये जो बुर्जुआ पॉलिटिक्स की जो अपने अपने तरीके है,
वो तरीके से आए और वो जैसा खाना पीना आगे होता था, ये फ़र्क है कि आगे खाना पीना पटना में होता था, आज खाना पीना यहाँ होगा, ऐसा एक जगह में आए। तो हमने जो मांगा था वो तो पूरा हुआ नहीं। तो चलते चलते हम हमारा एक सवाल है कि जो अभी झारखंड में स्थिति और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या नाम है, हिंसा की खबरें आ रही हैं, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, ज़मीन लूट की खबरें आ रही हैं, तो इस पर आप दोनों की क्या राय है इस देखो, पर? ये जो और क्या कर रही है वहाँ आप अगर देखो कितना ट्रेन बॉक्साइट रोज निकल रहा है, आप अगर देखो कितना ट्रेन कोयला निकल रहा है, आप अगर देखो कितना ट्रेन लोहा निकल रहा है, ये जो निकल के जा रहा है आ रहा है, इसका ऊपर में किसी का ध्यान ना जाए। हाँ, और इसको अभी ये इन लोग सांप्रदायिक हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड, और हर रोज दुख लगता है जब देखते कि लिंचिंग इधर लिंचिंग उधर। ये कम्युनल हेट्रेड में अभी हिंदू मुस्लिम जैसा दिख रहा है। कल के दिनों इनका जो एजेंडा है उसमें हिंदू आदिवासी करने का है, और हिंदू आदिवासी जब करेंगे तब उसको और भी सब डिवाइड, आदिवासी हिंदू और आदिवासी क्रिश्चियन में खेल लगाने का एक है, ये दिख रहा है। आशा करते हैं कि हमारे साथी लोग और जितने डेमोक्रेटिक अदर फोर्सेस है इसको कमो बेशी समझेंगे और इसको एक कलेक्टिवली इसके ऊपर में एक विरोध दिखाएंगे। हम तो आशा पे जीते हैं। हम झारखंड आंदोलन के समय पे भी कम्युनल डिवाइड सामने लाया गया है, उसके बाहर झारखंड आंदोलन जाके लड़ाई किए है और कल के दिनों में भी करेंगे, ये आशा करता हूँ। गुंजल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांप्रदायिक जो हिंसा होती है, मतलब हमको नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब सिर्फ झारखंड की बात नहीं, मतलब कोई भी आदमी जिसका कॉमन सेंस है वो ये सब धर्म वगैरह के नाम पे मारने के तो नहीं सोचेगा। ये सब तब होता है जब कुछ खास तबके को लोगों को लगता है कि अगर लोगों को लड़वाया जाए तो हमको फायदा होगा। तो झारखंड में भी हमको लगता है वही हाल हो रहा है। अभी कुछ एक महीनों से तो सरकार ऑलमोस्ट बैकफुट में थी, तो उन सब के बीच से निकलने का रास्ता कुछ लोगों को लगता है कि शायद मारपीट करवाया जाए तो हो। लेकिन हमको लगता है कि झारखंडी समाज और सच पूरा जो सभ्य समाज है भारत का, विश्व का, वो कभी नहीं चाहेगा कि सिंपली बिकॉज कि वो हमसे कुछ दूसरा मान्यता रखता है उसे मारा जाए, पीटा जाए। तो ये सब तो हमको लगता है सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, और वो भी कुछ लोगों को बाकी लोगों पर राज करने के लिए चलाए गए एक चाल की तरह है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि हम आगे भी किसी मौके पर और तफसील में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।